नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब बीजेपी ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ में आज संघ की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद हैं, शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के अलावा संघ और सरकार के बीच समन्वय के रूप में तैनात किए गए अरुण कुमार भी मौजूद हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि संघ के महामंथन से क्या बीजेपी का चुनाव में विजय अमृत निकलेगा, और सवाल यह भी कि आखिर मिशन 2022 में जुटी आरएसएस और बीजेपी ने महातैयारी की रूपरेखा कैसे होगी, और क्या यह सत्ता का ऑफलाइन एक्शन है। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस का महामंथन। मंथन से निकलेगा बीजेपी का विजय अमृत। आरएसएस बीजेपी ने की जीत की महातैयारी। यूपी सरकार और बीजेपी बताएगी विधानसभा चुनाव की रणनीति। नामित होने वाले 4 एमएलसी के नाम मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव। सरकार के विकास कार्यों का ब्यौरा होगा पेश। संघ के पदाधिकारी सरकार से ले रहे फीडबैक। फीडबैक के बाद भविष्य के लिए दिए जाएंगे सुझाव। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले शामिल। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक, प्रांत प्रचारक मौजूद। कुछ महीनों तक चलने वाले अभियानों की बनेगी रूपरेखा। 20 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान पर चर्चा। बीजेपी हर वार्ड और हर गांव में हेल्थ वॉलंटियर तैनात करेगी। खाद्यान्न वितरण, वैक्सीनेशन अभियान को हर बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। धर्मांतरण और आबादी नियंत्रण के मुद्दे पर होगी चर्चा। विपक्ष को घेरने का बनेगा प्लान। राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाने पर होगा मंथन। तो बता दें कि हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का बयान भी सुना देते हैं आपको। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि अगर सरकार ने कोई काम किया होता तो आज बैठकें करने की जरूरत नहीं पड़ती। संघ जो कहता है कि हम राजनीति में नहीं है तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं करता है, आपके सामने है। जहां चुनाव आते हैं वहां बैठकें शुरू हो जाती हैं इनकी। आदरणीय योगी जी बैठक चुनाव के लिए ले रहे हैं तो बेहतर होता खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए ले लेते, कोरोना काल की कमियों के लिए ले लेते, ऑक्सीजन की कमी से मरते लोगों के लिए ले लेते, बेरोजगारी के लिए ले लेते। अरे चुनाव जब आप अच्छा काम करेंगे तो चुनाव अच्छा लड़ेंगे आप, लेकिन आप सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े अजय वर्मा, कांग्रेस नेता, अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे सहयोगी अविनाश सिंह लखनऊ से और निखिल शर्मा बीजेपी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल, आपके पास आऊंगी। बैठक चल रही है, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, उस पर तो हम नेताओं से बात कर लेंगे, लेकिन अभी बैठक में क्या चल रहा है, कुछ निकलकर सामने आ रहा है? खास एजेंडा क्या है 2022 पर फोकस के अलावा?
निखिल, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? बिल्कुल, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का चुनावी साल में आ चुका है और ऐसे में अगर चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है तो इस तरह की समीक्षा बैठक जरूरी है। आरएसएस की आज बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाना है। चूंकि 22 का चुनाव नजदीक है, लिहाजा उन मुद्दों को तय कर लिया जाए। तो कल एक बैठक आरएसएस की हुई थी, उसके बाद आज फिर बैठक होगी जिसमें सरकार से और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक का मकसद ये है कि कौन कौन से मुद्दे लेकर जाना है चुनाव में, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने काम किया है ये मुद्दा हो, या चाहे विकास कार्य हो। मकसद आरएसएस का यह है कि जो काम सरकार ने किया है उसको जनता तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इसका अपना पक्ष रखेंगे आरएसएस के सामने कि उन्होंने किस तरह से काम किया। उसके बाद यही मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और यही निर्देश आज आरएसएस की इस बैठक में मिलने वाला है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और इसके साथ ही पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी रहेंगे। तो मकसद पूरी तरह से चुनावी है और चुनाव में किस तरह से आगे काम करना है, किस तरह की रणनीति होनी है, किस तरह से जनता के बीच में जाकर कौन कौन से मुद्दे रखने, ये तय होगा। जी ठीक है, अविनाश आप कहां पर मौजूद है, बहुत जल्दी से बताएं क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अनामिका, देखिए इस वक्त जहां पर बैठक चल रही है उस जगह पर मैं मौजूद हूं और यहां पर अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी और साथ में दोनों डिप्टी सीएम और सरकार के कुछ और मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। देखिए सुबह से जो बैठक चल रही थी, ये बैठक संगठन को लेकर बैठक चल रही थी क्योंकि इस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले, अरुण कुमार, जिन्हें की समन्वयक बनाया गया है भाजपा और संघ के बीच में सामंजस्य में बिठाने के लिए, वे लोग मौजूद थे। अगर हम संगठन से बात करें तो राधा मोहन सिंह जो कि यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं, स्वतंत्र देव, तो ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक संघ और भाजपा के बीच जो रिश्ते हैं या कह सकते हैं कि जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है आने वाले समय में, मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि अनामिका, गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी हाल ही में चित्रकूट में आपने देखा कि 5 दिनों तक वहां पर संघ का मंथन चला और वहां पर उस मंथन में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। चूंकि उसमें कुछ संघ में कुछ बदलाव भी उस बैठक में देखने को मिला था, लेकिन चित्रकूट में जो एजेंडा सेट किया गया, जो एजेंडा तय किया गया, उन एजेंडों को यहां पर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब जो दूसरी बैठक 2 बजे के बाद शुरू होगी, उस बैठक में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर वे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में आगे जाना चाहिए। देखिए कुछ चीजें प्रमुख हैं जिसमें अगर हम धर्मांतरण की बात करें तो धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बनकर सामने आ रहा है। तो धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार और कुछ क्या कड़े कदम उठा सकती है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। राम मंदिर, जो कि राम मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो क्या भाजपा को इस मुद्दे को अगले चुनाव में लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, और जो 5 दिन की बैठक चित्रकूट में अविनाश हुई थी उसमें भी धर्मांतरण, अयोध्या, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर बातचीत आरएसएस ने की थी अपनी बैठक में भी, और आज भी इस पर फोकस रहने वाला है। अजय वर्मा जी, पहले आपके पास आऊंगे क्योंकि बयान आपके नेता का सामने आया कि जब अगर काम किया होता तो बैठकें नहीं करनी पड़ती। क्या चुनाव से पहले, जब 6 महीने बाद चुनाव में जा रहा है प्रदेश, उसके पहले बैठकें करना गलत है? कि आपकी पार्टी बैठक नहीं करेगी, बातचीत नहीं करेगी, रणनीति नहीं बनाएगी कि आगे क्या करना है, जनता के बीच किन मुद्दों पर जाना है? अनामिका, आपके चैनल पर एक ये वो चल रहा है कि सत्ता का ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, तो ये बिल्कुल सत्य आप दिखा रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आपका, क्योंकि सरकार तो हर चीज ऑनलाइन कर रही है 2017 से प्रदेश की और 2014 से मोदी जी। ये ऑफलाइन क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब ये है, इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं वो असंतुष्ट हैं। देश की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बना के भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। उस 80 करोड़ में से कम 8 करोड़ उत्तर प्रदेश के भी। ठीक है, देश की सरकार, मैंने पूछा बैठक से आपत्ति क्या है आपको, दिक्कत बैठक से क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज बता रहा हूँ। हमें इनकी बैठक से कोई आपत्ति नहीं है। ये ओबीसी के साथ करें, बहन मायावती के साथ करें, ये उनके बी पार्टी है, सब इनके बी पार्टी है। ये किसी के साथ बैठक करें, चूंकि सरकार है और सरकार इस वक्त केवल डिक्टेटरशिप के मूड में है। अगर देखिए वो छोटा बच्चा, एक किसानों का छोटा बच्चा पकड़ लिया जाता है, एक 10-12 साल का, उसके उसमें सरकार के पास एजेंडा नहीं है। महंगाई से सरकार का काबू नहीं रहा, रोजगार देने में सरकार का काबू नहीं रहा, ऑफिसर बेअंकुश हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। अब हमारी नेता प्रियंका गांधी कल लखीमपुर गई,
आपने देखा कि जो मतों की चोरी पंचायत के चुनावों में। अच्छा, ये बताइए आपकी नेता प्रियंका गांधी कितने साल के बाद आई थी लखनऊ, ये भी बता दीजिए। अगर आपकी नेता प्रियंका गांधी कल लखीमपुर गई हैं, सत्ता के ऑफलाइन का शब्द जो हमने इस्तेमाल किया आप उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सोशल मीडिया पर ही खेल खेलते हैं ना। पंजाब में क्या हुआ, सिद्धू ने 100 से 150 ट्वीट कर दिया, उसके बाद आप लोग जाते हैं वहां बातचीत करते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है आपकी, क्यों नहीं मिलती कोई चीज सुलझाते हैं? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। योगी साहब तो एमएलए भी नहीं थे और एक साथ चीफ मिनिस्टर बना दिए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए थे, दिनेश जी और भी लोग थे। प्रियंका जी तो राष्ट्रीय नेता है। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हालात व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ के लोगों की डिमांड पर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वोटर, आपके बीजेपी के प्रवक्ता नेता इनके भक्त और अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, उनकी डिमांड पे नहीं आई है। हम लोग आए जनता की डिमांड पर। 1.5 साल के बाद निश्चित तौर पर हम लोग जुड़ के जनता से संवाद करके आने वाले परिवर्तन, ये परिवर्तन का वर्ष है 2022, ये सत्ता के खिलाफ वेव है, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की, बढ़ती हुई बेरोजगारी। सर, 1.5 साल के बाद आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता की याद आ रही है, वो नेता जिनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जिनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो 1.5 साल के बाद राजधानी पहुंचती हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, बेरोजगारी और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं जनता के मुद्दे? अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता की याद चुनाव के समय में आ रही है तो कैसे मुद्दे उठा रहे हैं प्रदेश की जनता के आप? अजीज खान साहब, आप लोगों को क्या दिक्कत है बैठक से? बैठक तो आप लोगों ने भी की है, आपके नेता भी पिछले दिनों बैठक कर रहे थे, अखिलेश यादव ने बैठक की है, बातचीत की है, जगह जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, फिर इस बैठक पर सवाल क्यों? देखिए अनामिका जी, हमको इस बैठक से कोई एतराज नहीं, और मैं तो बहुत खुश था जब बैठक का सिलसिला स्टार्ट हुआ। जिस तरीके से चित्रकूट में 5 दिनों का बैठक था और उसके बाद लखनऊ में बैठक की बात पता चली कि साहब यहाँ बैठक है, तो मुझे बहुत वाकई में दिल से बड़ी खुशी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि संघ जो है बहुत एक्टिव है और बीजेपी के कारनामों को उजागर करेगी। अच्छा, पर्दा नहीं डालेगी, लेकिन बीजेपी के कारनामों पे पर्दा डालने के लिए आरएसएस उन मुद्दों से लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है जो मुद्दे आज बहुत अहम और ज्वलंत हैं। एक बात अनामिका जी समझिए, कम से कम आरएसएस को यह पूछना चाहिए, भाई वो संरक्षक है बीजेपी की, कि भाई आपने महंगाई पर क्या काम किया, बेरोजगारी पर क्या काम किया, कोरोना काल में इतनी सारी मौतें हो गई, क्यों मौतें हो गई? कम से कम योगी जी से हिसाब मांगती ना। हिसाब मांगने के बजाय वो तो ये रणनीति बना रही कि साहब जो चुनाव है वो धार्मिक मुद्दों पर लड़ा जाए, या धर्मांतरण पे लड़ा जाए, या राम मंदिर पे लड़ा। प्रदेश को कब तक गुमराह करेंगे? बड़ी उम्मीद थी आरएसएस को, और आरएसएस के बीच बीच में बयान आए हैं कि साहब मैं बीजेपी को समझाता हूं, उसको सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता हूं। साहब ये प्रेरणा है कि प्रदेश की जनता को गुमराह करने का ये प्रयास, मुद्दों से भटकाने का प्रयास। मुझे वाकई में बहुत तकलीफ है कि आरएसएस जैसी आपकी तकलीफ पे सवाल ले लेते हैं। दिनेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। दिनेश जी, स्वागत है आपका। ये मीटिंग केवल आप लोगों को समझाने के लिए है, आप लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए है। आप लोगों ने काम तो कुछ किया नहीं है, इसीलिए अब आप लोगों को समझाया जा रहा है कि आगे कैसे काम करना है। अनामिका जी, दिक्कत क्या है कि हम लोग बैठक हम लोग करते हैं, चर्चा हमारे साथ हमारे विचार परिवार का होता है। समस्या देखिए कहाँ हो रही है, समस्या समाजवादी पार्टी को हो रही है, समस्या कांग्रेस पार्टी की हो रही है। आपने जब इनसे सवाल पूछा कि 5 साल तक आप कहाँ थे, तो पता नहीं था। अभी कांग्रेस पार्टी के एक साथी बोल रहे थे जब चुनाव आता है उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता ये तय करते हैं कि अब उनका ड्रेस कौन सा होगा, फिर ड्रेस धुलने लगते हैं, प्रेस करने लगते हैं, फिर आने की कोशिश करते हैं। अभी शुरुआत है, फिर ये देखते हैं कि इनको माला कौन सा धारण करना, टोपी कौन सी धारण करना। सवाल विपक्ष का ये है, विपक्ष का सवाल यह है कि आप सत्ता में 5 साल रहे, काम आपने किया, फिर आपके आके आरएसएस को आपको समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मीटिंग, इसके पहले चित्रकूट में मीटिंग हुई, उत्तर प्रदेश पर आरएसएस का इतना फोकस क्यों है? आपने काम नहीं किया इस वजह से? क्योंकि यह कहा जाता है चुनाव से पहले आरएसएस सक्रिय हो जाता है हमेशा जहां भी चुनाव होता है। देखिए, जो लोग संघ को जानते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, ये हमारी हमेशा से समन्वय बैठक चलती है। हमारा आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, हम उनसे अपने विचार को उनको देते हैं, उनसे विचार सुझाव उनसे लेते हैं, और दोनों का उद्देश्य एक है। देखिए, आरएसएस को जो समझते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, वो सेवा का संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी भी सेवा के भाव से ही सत्ता में आती है। ये लोग आते हैं सत्ता की रसमलाई खाने के लिए, मलाई खाने के। हम लोग सत्ता में आते हैं जनता की सेवा करने के लिए।
और सवाल पूछे। अजीज खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अजीज खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अजीज खान साहब से भी जवाब लेंगे और अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। दिनेश सिंह जी भी हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, उससे पहले हेडलाइंस पर नजर। मिशन 350 यानी कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में आज एक बैठक चल रही है और मिशन यही कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें लेकर आए। लेकिन इस बैठक पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हैं। अजीत साहब कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से की बात सुन रहा था, दिनेश सिंह साहब का। वो साहब कह रहे थे समन्वय बैठक चल रहा है। किस चीज का समन्वय कर रहे हैं? ये समन्वय बैठक नहीं, जनता को कैसे गुमराह किया जाए और जनता के वोट कैसे हासिल किए जाए और मुद्दों से कैसे भटकाया जाए। अरे मैडम मेरी बात सुन लीजिए। सर समय कम है इसलिए रोक रही हूँ। सर समय कम है। मैं कह रहा हूँ ये उसकी बैठक है। मैं कह रहा हूँ जनता हिसाब मांग रही, जनता को हिसाब दे और ये बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। 4.5 साल आपने प्रदेश को गुमराह किया, अब प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं। ठीक है सर, ठीक है। अजय जी। अनामिका जी, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा लोग जान चुके हैं। पंचायत के चुनाव में और आपने प्रमुखों के चुनाव में जो बसपा ये काम कर रही है ना, किस तरह से बहन जी ने ये बसपा के कार्यकर्ता और बीजेपी का कार्यकर्ता करे कि किस तरह से बहन जी ने सरेंडर करके प्रदेश की सरकार बनवाने में पंचायत में बाकओवर दे दिया। तो ये बहकाने का काम है, वोट काटने के लिए, केवल बहकाने के लिए। आपने उतार के मैदान में उम्मीदवार क्या किया, कितना नुकसान? नहीं, हम लोग तो अपने लोगों को मजबूती से लड़ा के आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ये दावा है हमारा। और आप नोट करिए हमारा, आप फिर इस चैनल पे बैठेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, पंचायत चुनाव में पार्टी कुछ नहीं कर पाई तो सरकार बनाने के दावे किस बेस पे कर रहे हैं आप ये बताइए। हम लोगों ने हमारा फोकस विधानसभा के चुनाव में, केवल विधानसभा के चुनाव में महंगाई की मार झेल रही जनता, कोविड की मार झेल रही जनता, महिला विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार। ठीक है दिनेश जी, सर बहुत कम है समय, रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ। दिनेश जल्दी से अपनी बात कहिए। पिछले भी चुनाव में अनामिका जी कांग्रेस पार्टी के यही चेहरे आए थे सामने। यही प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आई थी, यही राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आए थे, यही सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश में आए थे। अपने घर को नहीं बचा पाए। देखिए जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। निश्चित तौर पर हमने जो अविनाश को रुक करते हैं। अविनाश, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, बहुत संक्षेप में जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल हमने कहा कि बिल्कुल अनामिका, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि आपसे थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले। निखिल से सवाल ले रहा था लेकिन समय कम है, सवाल नहीं ले पा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अजय जी, अजीज जी, दिनेश जी आपका और हमारे सहयोगी अविनाश और निखिल जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खास पेशकश में तय खबरें जारी हैं।